हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज रिकिंडल्ड। आज हम क्लास 8th की साइंस की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कंबस्शन एंड फ्लेम। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। इसमें आप बहुत कुछ जानोगे कंबस्शन के बारे में कि कंबस्शन होता क्या है, फ्लेम क्या होती है, फ्लेम के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे उनका कौन सा फ्लेम का कौन सा हॉट पार्ट होता है, कौन सा कंपैरेटिवली कोल्डर पार्ट होता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ये सब कुछ कुछ टॉपिक्स आप डिस्कस करने वाले हो। आप डिफरेंट फ्यूल्स के बारे में भी देखोगे। फिर आप एक चीज़ पढ़ोगे जिसे कहते हैं हम कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो धीरे धीरे हम इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके समझते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं इसमें जो कि हम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए परफॉर्म ना भी करो, लेकिन अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। सबसे पहले लोग क्या बोल रहे हैं, दैट वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पसेस एट होम, इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। तो हम लोग अपनी लाइफ में बहुत तरह के फ्यूल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। घर में अलग फ्यूल्स यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी फ्यूल यूज़ होता है, और ऑटोमोबाइल्स यानी कार्स को, व्हीकल्स को रन करने के लिए भी कुछ कुछ तरह का फ्यूल्स आप यूज़ करते हो। कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम्स, ठीक है। फिर आप ट्रेड और इंडस्ट्री में कौन से यूज़ करते हो, ऑटोमोबाइल में कौन से यूज़ करते हो, क्या आप उनको नेम कर सकते हो? तो उन्होंने यहाँ पे खुद भी मेंशन कर रखा है। आप इसको अपने आप से भी बता सकते हो वीडियो को पॉज करके, नहीं तो आप यहाँ पे देखो कि कौन कौन से फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं घर में या फिर फैक्ट्रीज़ में या फिर ऑटोमोबाइल्स में। तो काउ डंग इज़ अ फ्यूल, ओके, वुड इज़ अ फ्यूल, कोल इज़ अ फ्यूल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एक्सेट्रा आर ऑल फ्यूल्स जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। यू आर फमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल। तो आपने कैंडल को बर्न करते हुए देखा होगा, आपके घर में भी कैंडल्स होंगी, दिवाली पे भी आप दिया जलाते हो, कैंडल्स जलाते हो, तो वो आपने देखा होगा। वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कोल। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि कोल जब बर्न कर रहा है या फिर जब कैंडल बर्न कर रही है, तो इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है। मे बी यू वर एबल टू गेस राइट। क्या पता आपने अभी जो गेस किया वो सही गेस किया हो। क्या आपने गेस किया हो सकता है दैट कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम वेर एज कोल डज नॉट। तो कैंडल में क्या होता है, आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि ये कैंडल है, उसके ऊपर होती है एक फ्लेम, ठीक है। तो जब भी कैंडल बर्न करती है तो इट बर्न्स विद अ फ्लेम, बट कोल जो होता है जब वो बर्न करता है तो उसमें आपको कोई भी फ्लेम देखने को नहीं मिलती है। तो ये एक डिफरेंस है कैंडल की बर्निंग में और एक फ्लेम की बर्निंग में। ये सब क्यों है इसको हम धीरे धीरे इस चैप्टर में डिस्कवर करेंगे, ओके। सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम। इसी के साथ आप बहुत सारे और मटेरियल्स को भी देख सकते हो जो कि बिना फ्लेम के बर्न करते हैं, जैसे कि चारकोल इज एन एग्जाम्पल, वो भी बिना फ्लेम के बर्न करता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं लोग, लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो हम एक बार बर्निंग की प्रोसेस क्या होती है, किस तरह की फ्लेम जिसमें प्रोड्यूस होती हैं, उसको हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं, ओके। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ कंबस्शन। तो कंबस्शन क्या होता है उसको हम इस टॉपिक में एक बार देख लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं लोग, रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7th। तो इससे भी हमने पहले भी एक चैप्टर जो भी कवर किया था इसी सीरीज़ में, उसमें हमने मैग्नीशियम रिबन, जिसमें हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे होते हैं एक्चुअली, राइट, उसकी बर्निंग में क्या होता है वो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है जब भी मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करते हो, है ना। और क्लास 7th में भी आपने किसी एक्टिविटी में इसको देखा होगा। क्या कह रहे हैं लोग इसके बारे में, वी लर्नड दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। तो क्या होता है जब भी मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न कर रहे होते हो तो उसमें क्या होता है, एक तो ऑक्सीजन, ठीक है, उसका ऑक्सीजन से जब उसका रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस होता है उसके साथ में, हीट एंड लाइट। लाइट यानी बेसिकली फ्लेम बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। हीट प्रोड्यूस होती है उसकी बर्निंग के बाद और लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल। होल्ड द पीस विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ अ कैंडल और अ बंसन बर्नर। वॉट डू यू ऑब्जर्व, ठीक है। तो आप ये चीज़ जो होती है वो ऑब्जर्व कर सकते हो जब आप एक चारकोल के पीस को बर्न कर रहे हो तब भी। वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर। तो चारकोल क्या होता है, वो एयर में बर्न करता है। वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। तो क्या होता है, कोल भी जो होता है वो एयर की प्रेजेंस में बर्न करता है, ठीक है। चारकोल होता है वो भी एयर की प्रेजेंस में बर्न करता है। और इनफैक्ट जो मैग्नीशियम रिबर अभी हमने बर्न किया था
वो भी आपका जो होता है एयर के प्रेजेंस में बर्न करता है, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस करता है कोल? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है जब वो बर्न करता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं आगे ये लोग? अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबस्शन। तो एक तो सबसे पहले हमें इसमें क्या चीज़ याद रखनी है, ऑफन ये बहुत आपको फ्यूचर में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है जब आप पढ़ते हो कि केमिकल प्रोसेसेस कौन सी होती हैं, केमिकल रिएक्शन कौन से होते हैं और फिजिकल रिएक्शन कौन से होते हैं, ठीक है। तो एक तो चीज़ ये याद रखो कि ये एक केमिकल प्रोसेस है, कंबस्शन बर्निंग इज अ केमिकल प्रोसेस, ठीक है। और ये कब हो रही होती है? जब भी आप जिस सब्सटेंस को बर्न कर रहे हो वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और क्या प्रोड्यूस कर रहा है? हीट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? कंबस्शन। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ कंबस्शन, उसका आंसर यहाँ पे हमें मिल जाता है, ठीक है। कंबस्शन क्या है? इट्स अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट एंड दिस प्रोसेस इज दस कॉल्ड कंबस्शन। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबस्शन इज सेड टू बी कंबस्टिबल। तो किसी भी आप सब्सटेंस को अगर आप कंबस्शन की प्रोसेस के गो थ्रू करवाते हो तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, मतलब जिसको कंबस्शन की प्रोसेस में एंगेज करवाया जा सके। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल, उसको हम फ्यूल भी कह सकते हैं, ठीक है। फ्यूल कैसे कैसे हो सकते हैं? फ्यूल सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर गैशियस भी हो सकता है। Sometimes light is also given off during combustion either as a flame or as a glow। तो कभी कभी क्या होता है कंबस्शन में हीट तो मिलती ही मिलती है आपको, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है उसमें आपको लाइट का सोर्स भी देखने को मिलता है, या तो फ्लेम की फॉर्म में या फिर एज अ ग्लो, मतलब एक हल्का सा ग्लो आपको नज़र में आएगा लेकिन वो एक फ्लेम नहीं होगी, एक प्रॉपर फ्लेम नहीं होगी, बस एक हल्की सी रोशनी सी होगी, एक ग्लो होगा, ठीक है। तो हमने देखा कंबस्शन क्या होता है, फ्यूल क्या होता है, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कैसे कैसे होते हैं, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, उसमें हीट तो प्रोड्यूस होती ही होती है और उसमें लाइट भी प्रोड्यूस हो सकती है। आगे चलते हैं। इन द रिएक्शंस मेंशन्ड अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। तो ऑब्वियसली वो दोनों फायर को कैच कर लेते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल दैम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, जो बेसिकली आपके बर्न हो सकते हैं, कंबस्टिबल हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो एक एक्टिविटी है यहाँ पे, एक बार उसको क्विकली हम देख लेते हैं। एक्टिविटीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस चैप्टर में डिस्कस करनी, क्योंकि बिना एक्टिविटीज़ के मतलब आप इन प्रोसेसेस को जो हम डिस्कस करें, चाहे वो कंबस्शन हो गया, चाहे वो फ्लेम का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे, उन सबको आप नहीं समझ पाओगे प्रॉपरली, ठीक है। तो हम फर्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं लोग? कलेक्ट सब मटीरियल्स लाइक स्ट्रॉ, मैचस्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नील्स, स्टोन पीसेस, ग्लास एक्सेट्रा। तो बोल रहे हैं कि इन सब चीज़ों को एक बार कलेक्ट करो। अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दीज मटीरियल्स वन बाय वन। अपने टीचर के सुपरविजन में इनको वन बाय वन इन सब मटीरियल्स को बर्न करने की कोशिश करो। If combustion takes place, mark the material combustible, otherwise mark it non-combustible। तो अगर तो वो क्या होता है कि वो बर्न करने लग जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर वो हीट प्रोड्यूस करने लग जाता है, केमिकल रिएक्शन उसमें अगर आप शो कर पा रहे हो, तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे एक कंबस्टिबल सब्सटेंस। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है तो आप उसे बोलोगे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है। तो जब हमने ये एक्टिविटी करी तो हमने क्या पाया कि वुड जो है वो कंबस्टिबल है, क्योंकि उसमें फायर वो कैच कर लेती है इजीली, ठीक है, हीट भी प्रोड्यूस करती है और लाइट भी प्रोड्यूस करती है। पेपर को भी आपने देखा कि वो भी कंबस्टिबल है, वो भी आग पकड़ लेता है। आयरन नील जो है इट्स अ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है, कि वो जलता नहीं है, मतलब कंज्यूम नहीं होगा, हीट वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, हल्की सी लाइट, हल्का सा ग्लो भी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इट्स अ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है। तो आयरन नील क्या है? इट इज़ अ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। केरोसिन की अगर मैं बात करूँ तो वो कंबस्टिबल है, वो फायर कैच कर लेता है, ठीक है, वो जल जाता है। स्टोन की अगर मैं बात करूँ तो आपने कभी स्टोन को अगर फायर करने की कोशिश करी है, उसको लाइट करने की कोशिश करी है, तो वो लाइट नहीं होता, ठीक है, इट्स अ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। अगर मैं स्ट्रॉ की बात करूँ तो स्ट्रॉ भी कर लेती है, चाहे वो पेपर स्ट्रॉ हो, ठीक है, आजकल पेपर स्ट्रॉज आने लग गई हैं, चाहे वो पेपर स्ट्रॉ हो तो वो पेपर से तो बनी है तो वो है कंबस्टिबल, ठीक है, या फिर अगर वो प्लास्टिक की भी स्ट्रॉ है इनफैक्ट, या फिर अगर वो एक वो वाली जो स्ट्रॉ होती है ना, जो हम क्या बोलते हैं इसे, जब भी वीट के बाद, वीट की हार्वेस्टिंग या फिर जब भी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग के बाद जो वो बड़े बड़े बंडल्स में जो वो बचता है स्ट्रॉ, उसको भी बोलते हैं ना, वो भी तो स्ट्रॉ होती है, तो वो भी फायर कैच कर सकती है बहुत ईजीली, ठीक है। चारकोल भी जो है इट इज़ ऑल्सो अ कंबस्टिबल सब्सटेंस।
मैच स्टिक तो ऑफकोर्स है ही कंबस्टिबल। ग्लास जो है इट इज़ अ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है, वो फायर कैच नहीं करता। वो हल्का सा गर्म होगा और शायद ब्रेक कर जाए, पर कभी भी वो फायर कैच नहीं करेगा, हेंस इट्स अ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो ये आप एक्टिविटी खुद भी परफॉर्म कर सकते हो किसी की सुपरविजन में ऑब्वियसली, लेकिन अगर आपको नहीं परफॉर्म करनी है तो आप लॉजिकली भी सोच के इस एक्टिविटी को मार्क कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेज विच आर कंबस्टिबल। तो ये आप इसमें ऐड कर सकते हो इस टेबल में, अगर आपको कोई और सब्सटेंसेज याद आ रहे हो जो कि जल सकते हैं, कंबस्टिबल है, ठीक है। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर विच कंबस्शन टेक्स प्लेस। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से कंबस्शन होता है, वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। तो एक बार हमें ये वाली एक्टिविटी को करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ें हैं, मतलब जो अफेक्ट कर रही हैं किसी भी कंबस्शन की प्रोसेस को, ठीक है। तो एक्टिविटी में क्या है, फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल। तो एक टेबल पे एक लाइटेड कैंडल को फिक्स करो। पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इट ऑन फ्यू वुडन ब्लॉक्स इन सच अ वे दैट एयर कैन एंटर द चिमनी। तो उसके ऊपर एक चिमनी लगाओ ग्लास की, ठीक है। ये यहाँ से ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, ठीक है, बस साइड में ग्लास है। और इसको 2 वुडन या फिर 3-4 वुडन स्टिक्स के ऊपर बैलेंस करो ताकि नीचे से जो है वो एयर आ सके इसमें, नीचे से भी और ऊपर से भी एयर आ रही है, ऊपर से भी खुला हुआ है ये, ठीक है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द फ्लेम। फिर देखो कि ऑब्जर्व करो कि फ्लेम को क्या हो रहा है। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। फिर क्या करो कि इन ब्लॉक्स को रिमूव कर दो और जो आपकी ये जो चिमनी थी उसको टेबल पे अटैच करके रेस्ट करवा दो। बिल्कुल, अब यहाँ से जो है वहाँ पे ऑक्सीजन का सोर्स खत्म हो चुका है, यहाँ से कोई एयर नहीं आ रही है, ठीक है, बट यहाँ से अभी भी एयर का सोर्स हमारे पास है टॉप से, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं लोग, अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम। अब फिर से ऑब्जर्व करो फ्लेम को सेकेंड प्रोसेस में भी। फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी। अब क्या करो, इस जो चिमनी थी उसका जो ऊपर वाला एयर का वेंट था उसको भी क्लोज करके वहाँ पे एक ग्लास की प्लेट लगा दो, ठीक है। ऐसा आपने किया। फिर क्या बोल रहे हैं, वॉच द फ्लेम अगेन। तो उसके बाद फिर से आप थर्ड केस में भी फ्लेम को ऑब्जर्व करो, ओके। वॉट हैपन्स इन द 3 केसेस, डज द फ्लेम फ्लिकर ऑफ, डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक, डज इट बर्न अनअफेक्टेड, कैन यू इन्फर एनीथिंग एट ऑल अबाउट द रोल प्लेड बाय एयर इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, ठीक है। तो मैं इसमें आपको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या क्या होता है। जब आपने 2 स्टिक्स को नीचे लगाया तो क्या था, नीचे से भी एयर का सोर्स है, एक सेकेंड, नीचे से भी एयर का सोर्स है और एयर का सोर्स ऊपर से भी है, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है कि जो आपकी फ्लेम है वो परफेक्टली बर्न कर रही है, ठीक है, आराम से चल रही है, कोई उसको प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही। फिर क्या किया आपने, यहाँ से एयर का सोर्स ख़त्म कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ एक एयर का सोर्स है, वो है टॉप से, यहाँ से एयर का सोर्स जा चुका है। उसमें क्या हुआ, सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो आपकी फ्लेम है वो थोड़ी सी फ्लिकर करती है और स्मोक प्रोड्यूस करती है। फ्लिकर यानी ऐसे छटपटाती है, हिलती है, ठीक है, और स्मोक प्रोड्यूस करना शुरू करती है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने एक साइड से एयर का सप्लाई उसके लिए रिमूव कर दिया है, बॉटम से अब उसके पास एयर का सप्लाई नहीं है, अब उसके पास बहुत लिमिटेड एयर आ रही है सिर्फ ऊपर से, ठीक है। लास्ट केस में तो आपने क्या किया, ऊपर वाला जो उसके पास एयर का सोर्स था उसको भी बंद कर दिया कंप्लीटली, तो ना ऊपर से कोई सोर्स है ना नीचे से कोई सोर्स है। अब एयर क्या है उसके पास, बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। फिर क्या हुआ, आपकी जो लास्ट केस में जो फ्लेम होती है वो कंप्लीटली एक्सटिंग्विश कर जाती है, मतलब बुझ जाती है, ठीक है। ये चीज़ें इन 3 प्रोसेसेस में हो रही हैं। इससे हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं अब कि आपका जो लास्ट केस था, फर्स्ट केस में क्या था कि एयर जो है वो आपको 100% मिल रही है अगर मैं परसेंटेज में देखूँ। सेकंड में एयर मिल रही है आपको 50% की सिर्फ ऊपर से आ रही है, और थर्ड में आपको एयर मिल रही है 0% की, एयर बिल्कुल है ही नहीं अब कैंडल के पास। फर्स्ट में क्या हुआ, वो प्रॉपरली बर्न कर रही है, आराम से मज़े में बर्न कर रही है। सेकंड में वो थोड़ी कम बर्न करी, स्मोक भी प्रोड्यूस करने लगी, और लास्ट में तो वो बिल्कुल ख़त्म हो ही गई। इससे हमें क्या पता चलता है दैट एयर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बर्निंग। कंबस्चन में या फिर बर्निंग में एयर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये हमें इस एक्टिविटी से पता चल रहा है, ठीक है। अब इसमें भी देख लेते हैं एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन में। वी फाइंड दैट फॉर कंबस्चन एयर इज़ नेसेसरी। हमें क्या पता चल रहा है इस प्रोसेस में कि कंबस्चन के लिए एयर एक बहुत ही नेसेसरी एक फैक्टर है, एक सपोर्ट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो,
ठीक है। फर्स्ट केस में क्या होता है कि बहुत इजीली बर्न कर रही है कैंडल, क्योंकि ऊपर से भी एयर का सोर्स है और नीचे से भी। इन केस बी, व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूसेस स्मोक। सेकेंड में क्या होता है कि नीचे वाला सोर्स हमने खत्म कर दिया, अब बस सिर्फ ऊपर वाला सोर्स है, तो उसमें क्या होता है, फ्लेम थोड़ी सी फ्लिकर करेगी और स्मोक प्रोड्यूस करेगी कि उसको मुश्किल हो रही है ब्रीथ करने में। ठीक है। इन केस सी, द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल। अब लास्ट केस में क्या हुआ, एयर की सोर्स जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली ख़त्म हो चुका है, इसलिए जो आपकी फ्लेम है इट गोज ऑफ, मतलब वो बर्न करना बंद कर देती है। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, क्या असेंशियल है कंडीशन फॉर बर्निंग और फॉर कंबस्शन, इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ एयर। बहुत ज़रूरी है एयर का प्रेजेंस किसी भी कंबस्शन के प्रोसेस को होने के लिए। ठीक है, ये आपको समझ में आया। इसको हम आगे और तरीक़ों से भी देखेंगे। देखो अभी हम ये वाली चीज़ डिस्कस करेंगे, तब हमें और क्लियर होगा कि क्यों हमें एयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फॉर कंबस्शन टू टेक प्लेस। ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं लोग। इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। तो सन में क्या होता है कि सन भी क्या है, सन भी ग्लो कर रहा है, वहाँ पे भी फायर वाली प्रोसेस ही हो रही है बेसिकली, वो भी कंबस्टन चल रहा है वहाँ पे भी, बट इट्स अ न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, और वो हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, इसमें अभी आप डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने वैसे ही स्लाइटली मेंशन कर दिया। ठीक है, अब एक हम ये वाली एक्टिविटी को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आई थिंक हम अपना लेक्चर यहीं पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं ये लोग, प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा। तो एक बर्निंग चारकोल का पीस या फिर वुड का पीस को एक तवा के ऊपर या फिर एक आयरन प्लेट के ऊपर रख दो। कवर इट विद अ ग्लास जार और अ टम्बलर। ठीक है, उसको ग्लास जार से कवर कर दो या फिर किसी टम्बलर से कवर कर दो। ठीक है, और अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार से भी कवर कर सकते हो उसको। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम, कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न वाई इट स्टॉप्स बर्निंग। तो अभी तो हमने देखा, क्या देखा हमने, इसमें भी सेम चीज़ देखी थी कि जब आपने उसको कवर कर दिया किसी एक चीज़ से तो वो जो कैंडल थी वो बुझ गई, इट स्टॉप्ड बर्निंग। वाई डिड इट स्टॉप बर्निंग, तो पहले तो इसका आंसर क्या है, येस द चारकोल इज गोइंग टू स्टॉप बर्निंग। वाई विल इट हैपन, बिकॉज आपने उसके लिए जो एयर का सोर्स था उसको ख़त्म कर दिया है। ठीक है, एयर ख़त्म, कंबस्शन या फिर बर्निंग ख़त्म नहीं होगा उसके बाद में। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर। तो कभी भी किसी के कपड़ों में अगर आग लग जाती है फॉर एग्जाम्पल, या किसी भी चीज़ में आग लग जाती है, द पर्सन इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश। तो उसको ब्लैंकेट से कवर किया जाता है। क्यों किया जाता है उसको ब्लैंकेट से कवर, आप एक बार वीडियो पॉज करो, खुद सोचो और मुझे इसका आंसर बताओ। अगर आपका आंसर ये था कि उसका एयर का सोर्स ख़त्म हो जाता है, इट एंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट था। ठीक है, जब भी हमने उस इंसान को ब्लैंकेट से कवर किया तो जो आग लगी हुई थी उसको जो बाहर से एयर मिल रही थी उसका सोर्स भी ख़त्म हो जाता है, ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई, ख़त्म हो गई, तो उससे क्या हुआ, फायर भी बंद हो जाएगी, कंबस्शन भी स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। अब ऐसी कुछ अपने एक्सपीरियंसेस को भी याद रखो। ठीक है, डज अ मैच स्टिक बर्न बाय इट सेल्फ, डज इट, हाउ डज इट बर्न। तो अगर आप मैच स्टिक आप देखते हो कि आपके घर में माचिस की तिलियाँ ऐसी पड़ी रहती हैं, तो क्या वो अपने आप बर्न करना शुरू कर देती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उनको हमें बर्न कराना पड़ता है कि मैच स्टिक का जो डब्बा होता है वहाँ पे एक साइड में कैसा एज होता है जहाँ पे जब आप मैच स्टिक को रब करते हो तो उससे क्या होता है, फिर इसलिए वो बर्न करती है, तो अपने आप से वो बर्न नहीं करती। You must have had an experience of burning a piece of paper. Does it burn when a burning matchstick is brought near it? Obviously कि जब भी आप पेपर को बर्न करते हो तो वो कैसे बर्न करता है, जब आप एक बर्निंग मैचस्टिक को उसके पास लेके आते हो। Can you burn a piece of wood by bringing a lighted matchstick near it? हाँ, लेकिन उसको बहुत टाइम लगेगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। कि आपके पास एक वुड का पीस है और आप उसके पास क्या हुआ, एक बर्निंग मैचस्टिक लेकर आए, तो बहुत देर तक, क्योंकि मैचस्टिक क्या होता है कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, है ना, वो यहाँ तक बर्न करी तो वो ख़त्म हो गई। तो इतनी जल्दी तो वुड फायर कैच नहीं करेगी, इतनी क्विकली तो वुड फायर कैच कभी भी नहीं करेगी। ठीक है, वाई डू यू हैव टू यूज़ पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल। ठीक है, हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, तो वो तो हम चलो अभी देखते हैं बाद में, बट अभी यहाँ पे क्या टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक चल रहा है कि हर चीज़ जो भी आप, जिसको भी आप बर्न कराना चाहते हो,
ठीक है, वो एक सर्टन तरीके से बर्न होगी, सर्टन वे में बर्न होगी, सबसे पहले तो सर्टन प्रोसेस से बर्न होगी, और एक सर्टन टेम्परेचर पे बर्न होगी। ठीक है, मैच स्टिक को बर्न करने का भी एक प्रोसेस है और एक टेम्परेचर है। ठीक है, कोल है या वुड है, उसको भी बर्न करने का एक प्रोसेस है। वो मैच स्टिक से बर्न नहीं होगी, क्योंकि मैच स्टिक तो बहुत थोड़ी देर के लिए हीट प्रोवाइड करती है, फिर वो ख़त्म हो जाती है, और कितनी बार जलाओगे उसको, बार बार नहीं हो सकता। ठीक है, कोल है, उसके लिए भी एक प्रोसेस है और एक टेम्परेचर है जिस पे वो बर्न करता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे ये लोग जो सवाल पूछ रहे हैं उनमें ये लोग ये सब चीज़ें कहना चाह रहे हैं। फॉरेस्ट फायर पे अभी हम आते हैं। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, डू दीज एक्सपीरियंसेस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। अलग अलग सब्सटेंस जो होता है वो फायर कैच करता है अलग अलग टेम्परेचर पे। ठीक है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो सबसे कम टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस फायर कैच कर लेता है उसको हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर, कि कितने टेम्परेचर पे वो इग्नाइट हो रहा है। ठीक है, यानी फायर कैच कर रहा है। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस फायर कैच करता है उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फॉरेस्ट फायर एक बार क्विकली देख लेते हैं, फिर बाकी का लेक्चर हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो फॉरेस्ट फायर क्या होता है कि एक्सट्रीम जब भी हीट होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है समर्स में, ठीक है, एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रास कैचेस फायर। तो उसमें क्या होता है, ये जो सूखी घास होती है, घास क्या होती है, सूख जाती है। जब भी आपकी बहुत हीट पड़ती है तो घास जब सूख जाती है तो वो आपस में जब रब करते हैं उसके लीव्स, तो क्या होता है, फ्रिक्शन कॉज होता है। फ्रिक्शन से क्या होता है, हीट कॉज होती है, गर्मी पैदा होती है, और गर्मी से क्या होता है, फायर लग जाती है। अब वो फायर क्या है, वो स्प्रेड करती है टू ट्रीज एंड वेरी सून होल फॉरेस्ट इज ऑन फायर। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर्स। ऐसी फायर्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो सब कुछ ड्राई है, ठीक है, और इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, आप कितनी जल्दी जल्दी एक्सटिंग्विश करोगे, उसको बहुत टाइम लगता है उसको क्या फायर को कंट्रोल करने में। तो आप कभी कभी आप सुनना, कभी हिमाचल में क्या होता है, हिमाचल प्रदेश में या फिर उत्तराखंड हो गया, पहाड़ों वाले इलाकों में क्या होता है कि बहुत फॉरेस्ट फायर्स आपको देखने को मिलती है ड्यूरिंग द समर सीजन। से दूर से आपको नज़र आते हैं कि पहाड़ों पे आग लगी हुई है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वो समर्स में एक तो होता है एक्सट्रीम हीट की वजह से होता है, और ड्राई ग्रास की वजह से होता है, क्योंकि वो आपस में जब फ्रिक्शन होता है उनके बीच में, जब वो रगड़ खाते हैं आपस में, तो उससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है और फायर कैच कर लेती है आपकी ड्राई ग्रास। ठीक है, तो आपको फॉरेस्ट फायर समझ में आया होगा, आपको इग्निशन टेम्परेचर भी समझ में आया होगा। इसको हम कंटिन्यू करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। इफ़ यू लाइक द वीडियो, like it, share it with your friends. Thank you so much for listening patiently. Thank you.